नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने आशा ट्रेनर पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने हाल ही में आशा ट्रेनर पद के लिए आवेदन की मांग की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आशा ट्रेनर के 500 पदों के लिए बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietyBihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू करवाई जा चुकी है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक उम्मीदवार बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही कर सकते हैं। अरवल के पर्यटन क्षेत्र मधुश्रुवा आश्रम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मधुश्रुवा आश्रम अरवल एवं देश का एक प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है और चैवन ऋषि का जन्म स्थल है। जनरीति और पुराणों में इसका महत्व दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि स्थल पर अवस्थित बाबा मधेश्वर नाथ की पूजा भगवान राम द्वारा गायपिंड दान करने के क्रम में की गई थी। यहाँ से पूरे बिहार में 2 स्थानों पर लगने वाले मलमास मेला, जो कि प्रत्येक 3 साल पर लगता है, राजगीर के बाद यही लगता है, जिसमें बिहार के कोने कोने से लोग आकर भगवान मधेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर अपनी मंगल कामना की इच्छा करते हैं। पहली बार सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परीक्षा में पूछे जाएंगे केस स्टडी के सवाल। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पहली बार 10वीं और 12वीं के सभी विषयों में केस स्टडी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वीं के सभी मुख्य विषयों में 2 केस स्टडी पर प्रश्न रहेंगे। वहीं एक केस स्टडी में 5 वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 5 में से किन्हीं 4 में जवाब देना अनिवार्य होगा। इन्हीं के साथ 12वीं में 2 केस स्टडी पर 10 अंकों के प्रश्न होंगे। इसमें 8 अंक के होंगे और जवाब इसका देना होगा। 10वीं में केवल गणित में केस स्टडी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 20 प्रश्न होंगे, जिसमें 16 प्रश्नों का जवाब देना होगा। 12वीं में भौतिक रसायन शास्त्र, जीवन विज्ञान और गणित में 2-2 केस स्टडी के प्रश्न रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पहुंचेंगे बिहार दौरे पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 1 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही आज बिहार पहुंचते ही वो रोहतास और औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले चरण में 5 दिन चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय विधान पार्षद संजय मयूख ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष 15 अक्टूबर को बिहार के 1 दिवसीय प्रवास में कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। उम्मीद जताई गई है कि आज दोपहर जेपी नड्डा काराकाट के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान विक्रमगंज में होने वाले जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में कोरोना के फिर मिले 1000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1326 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,99,549 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 81, अरवल में 11, औरंगाबाद में 10, बांका में 27, बेगूसराय में 22, भागलपुर में 32, भोजपुर में 22, बक्सर में 10, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 46, गया में 26, गोपालगंज में 25, जमुई में 39, जहानाबाद में 22, कटिहार में 81, खगड़िया में 3, किशनगंज में 25, लखीसराय में 19, मधेपुरा में 52, मधुबनी में 18, मुंगेर में 41, मुजफ्फरपुर में 31, नालंदा में 42, नवादा में 19, पटना में 301, पूर्णिया में 46, रोहतास में 13, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 24, सारण में 18, शेखपुरा में 22, शिवहर में 16, सीतामढ़ी में 11, सिवान में 22, सुपौल में 53, वैशाली में 37, पश्चिम चंपारण में 30। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत कुल मिलाकर 1,87,998 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 967 लोगों की जान जा चुकी है। तेजस्वी यादव ने नामांकन भरने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख बस अब कुछ ही दिन दूर है। वहीं चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू है, साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी जारी है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन अपना नामांकन भर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हाजीपुर में भर दिया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित महासचिव भोला यादव सहित अन्य पार्टी के नेता भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती भी दी, जिसमें उन्होंने उनसे उनके गृह जिले नालंदा में मैदान में उतरने को कहा है और यह भी कहा कि वो जहां से भी उतरेंगे वो उन्हें वहां से हरा कर दिखाएंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामकरण शर्मा की। रामकरण शर्मा एक संस्कृत कवि और विद्वान थे। उनका जन्म 1927 में बिहार के सारण जिले के शिवपुर में हुआ था। 18 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ साहित्याचार्य, व्याकरण शास्त्री और वेदांत शास्त्री की उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने BMNU के मार्गदर्शन में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कल से भाषा विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की है। शर्मा ने अपनी कई रचनाएं संस्कृत
और अंग्रेजी दोनों में लिखी है। उनकी साहित्यिक रचनाओं में काव्य संग्रह संध्या, पथ्य सतकम और वीणा और उपन्यास रायसाय और सीमा शामिल है। महाभारत में कविता के तत्वों को संस्कृत साहित्य के आलोचकों के रूप में उनका सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। उनके साहित्यिक कार्यों के अलावा उन्होंने भारतीय चिकित्सा, महाकाव्य और पुराणों पर पुस्तकों का अनुवाद और संपादन भी किया था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस बल को मिली बड़ी सफलता। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन की सख्ती के आगे पैसों का अवैध इस्तेमाल करने पर प्रशासन सख्त नजर आ रही है। इसके लिए राज्य के हर जिले में वाहन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहानाबाद के ओकारी ओपी के चंदरिया पुल के समीप एक कार से 6 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। वहीं बांका जिले के सुइया थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार रॉय ने बताया है कि कटोरिया सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर महेशमरा जंगल के समीप पुलिस बलों के साथ सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में तारापुर की तरफ से जा रहे बाइक चालक की जब तलाशी की गई तो उसके पॉकेट से 2,50,000 रुपए बरामद किए गए थे। स्पाइस जेट ने दिवाली छठ पर दिया खास तोहफा। दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर से विमानों के परिचालन की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके लिए टिकट की बुकिंग की प्रक्रिया पहले ही शुरू करवा दी गई है, जिसके बाद लोगों ने टिकट बुक करवाना भी शुरू कर दिया था। जिसके बाद अब विमानन कंपनी स्पाइस जेट अपने विमानों की सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। जिसके बाद अब 8 नवंबर से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के लिए विमान उड़ान भरने लगेंगे। दरभंगा से पहला विमान दिल्ली के लिए रवाना होगा। दिवाली छठ पर इस बार अब लोग विमान सेवा का लाभ उठा सकेंगे। यहां से हवाई सफर की शुरुआत होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया समेत 22 जिलों के लोगों को यह सुविधा मिलेगी। नीतीश कुमार ने लोगों से प्रचार के फेरा में नहीं पड़ने की दी नसीहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एक्चुअल सभा का संबोधन करने के दौरान बिहार की जनता से प्रचार के फेरा में नहीं पड़ने की बात कही है। सभा का संबोधन करने के दौरान उन्होंने कहा कि हमको जब से काम करने का मौका मिला है तभी से हम बिहार के विकास में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने इसके साथ ही अपने किए गए कामों को भी गिनवाया और आगे जो काम करने वाले हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। नीतीश कुमार ने लोगों से अपील किया है कि आप लोग काम को देखिए, प्रचार के चक्कर में जाइए। अगर आप प्रचार के चक्कर में गए तो उनकी आमदनी तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी आमदनी कम हो जाएगी। मालिक आप हैं और हम सेवक हैं। अगर आप मौका देंगे तो फिर से हम सेवा करेंगे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोग ने अपनाए नए तरीके। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन गई है। जागरूकता को लेकर स्वीप कोषांग का एक अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसके तहत घरों में पहुंचने वाले रसोई गैस सिलेंडर पर मतदाता जागरूकता का स्टिकर चिपकाया जाएगा। इसके अलावा शहर के विभिन्न सार्वजनिक और महत्वपूर्ण स्थलों पर ग्राफिक पेंटिंग के माध्यम से मतदाता जागरूकता के स्लोगन लिखे जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल और प्रमंडल मुख्यालय में आकर्षक और मनमोहक रंगोली बनाई जा रही है। संध्या और रात्रि चौपाल का आयोजन गांव में मेहंदी प्रतियोगिता के साथ ही कैंडल मार्च, हस्ताक्षर अभियान और सेल्फी पॉइंट के माध्यम से जागरूकता किया जा रहा है। मुख्य सड़क के साथ कनेक्टिंग रोड पर भी दौड़ेंगी स्वीपिंग मशीन। पटना की हवाओं में प्रदूषण और धूल की मात्रा कम करने के लिए बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पटना नगर निगम मिलकर सड़कों पर स्वीपिंग मशीन से सफाई करेंगे। हालांकि पटना नगर निगम की तरफ से अभी भी शहर में स्वीपिंग मशीन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब न सिर्फ संख्या बढ़ाई जा रही है बल्कि इसमें खर्च की राशि भी नगर निगम को नहीं देनी होगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब इनके खर्च उठाएगा। आपको बता दें, पटना नगर निगम के पास वर्तमान समय में 10 स्वीपिंग मशीन है, जिनमें से रजिस्ट्रेशन इश्यू को लेकर 4 मशीन नहीं चल रही है। बिहार में कांग्रेस का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम हुआ तय। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम पूरी तरह से तय है। जानकारों की माने तो राहुल गांधी 6 चुनावी कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। वहीं प्रियंका भी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 21, 24, 27, 29, 1 और 5 नवंबर को आयोजित होने वाले जनसभाओं का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने अपने खास रणनीतिकार रणदीप सुरजवाला और मोहन प्रकाश को कमान सौंपी है, जिनके आज यहां पहुंचने की संभावनाएं हैं। पटना समेत कई जगहों के लिए ट्रेन चलाने का हुआ फैसला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पटना समेत कई जगहों के लिए ट्रेन चलाने का बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना माहौल के बीच शुरू होने वाले त्योहारों को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों से 26 जोड़ी ट्रेन गुजरेंगी। इनमें से 13 जोड़ी ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे रेल के स्टेशन से ही खुलेंगी और जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने देश भर में पूजा के दौरान यात्रियों को सहूलियत देने के लिए कुल मिलाकर 196 जोड़ी ट्रेन का परिचालन करने की घोषणा कर दी है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। सभी ट्रेनें सुपरफास्ट की तरह चलेंगी।
पहले चरण के मतदान के लिए बैलेट पेपर जांच की प्रक्रिया हुई खत्म। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के लिए बैलेट पेपर की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है। सामान्य मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर कोलकाता और देखने में असमर्थ मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर हैदराबाद में छापे जाएंगे। पहले चरण से संबंधित चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के मतपत्रों के प्रारूप की जाँच राज्य स्तर पर राजभाषा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरीय पदाधिकारी की टीम ने कर ली है। इसके अलावा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि पहले चरण के लिए बिहार में 241 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। टाइम्स नाउ और सी वोटर्स के सर्वे में मुख्यमंत्री अभी भी है पहली पसंद। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं चुनाव की तैयारियों के बीच टाइम्स नाउ और सी वोटर्स ने हाल ही में एक सर्वे का आयोजन करवाया था। सर्वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी लोगों की पहली पसंद बनकर सामने आए हैं। सी वोटर्स के सर्वे में ये नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे के अनुसार बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के गठन होने की संभावना बनती देखी जा रही है। दरअसल टाइम्स नाउ और सी वोटर्स ने बिहार के लोगों से सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पहली पसंद कौन से नेता हैं। इस सवाल के जवाब में 32% लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो देखना चाहते हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई आगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2021 की परीक्षा को लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब बिना लेट फाइन के 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं। पहले यह तारीख 15 अक्टूबर ही तय कर दी गई थी। कोरोना के कारण स्कूल और अभिभावकों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने परीक्षा फॉर्म जमा कराने की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। स्कूल अब 31 अक्टूबर तक बोर्ड के पास 10वीं और 12वीं की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को जमा करा सकते हैं। हालांकि सीबीएसई ने यह भी साफ कर दिया है कि अब तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। पटना एम्स ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल हुआ पूरा। पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा निर्मित पहली देसी कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का मानव परीक्षण बीते दिन पूरा हो गया है, जिसके बाद आईसीएमआर की अनुमति के बाद तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया जाएगा। वहीं वैक्सीन के 2 चरणों के परीक्षण के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया है कि परीक्षण के पहले चरण में 44 वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन दिया गया था। इसके 4 सैंपल शोध के लिए आईसीएमआर भेजे जा चुके हैं। 5वां सैंपल 22 अक्टूबर को भेजा जाएगा। इसके बाद शोधकर्ता अब यह आकलन करेंगे कि यह वैक्सीन देने के बाद कोरोना के खिलाफ शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी है। रामविलास पासवान के जाने के बाद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पिता रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद बुधवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पहले चरण के तहत होने वाले चुनाव में खड़े अपने प्रत्याशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अभिभावक है, वो हमारे दिल में रहते हैं। उनकी तस्वीर को लेकर कई लोग परेशान हो रहे हैं। उनकी तस्वीर की वास्तविक जरूरत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। इससे पहले लोजपा ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लोजपा दूसरे चरण में करीब 50 प्रत्याशियों को पार्टी मैदान में उतार रही है। भाजपा ने 35 उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी सूची की जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 35 प्रत्याशियों की तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से गठबंधन के तहत भाजपा को 121 सीटें मिली थी। भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को दे दी। बिहार की कुल 112 सीटों पर भाजपा मैदान में है। इसमें भागीरथी देवी, रश्मि वर्मा, गायत्री देवी, स्वीटी सिंह, निशा सिंह, कविता पासवान, राम सिंह, विनय बिहारी, प्रमोद सिन्हा, प्रमोद कुमार, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता समेत अन्य को भाजपा ने टिकट सौंप दिया है। शरद यादव की बेटी ने थामा कांग्रेस का हाथ। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके शरद यादव ने अपनी बेटी को बिहार के सियासी मैदान में उतार दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज ने बीते दिन कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस का दामन थामते ही सुभाषिनी को बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा के बिहारीगंज से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बीते दिन उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके साथ ही बीते दिन ही दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन भी करवाया गया था। 102 मीटर लंबा छक्का लगाते ही धोनी ने अपने नाम दर्ज किया अनोखा रिकॉर्ड। आईपीएल के 13वें संस्करण में अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले में काफी समय तक कोई खास रन नहीं निकल रहे थे। हालांकि अब वो धीरे धीरे करके फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 13 गेंदों में 21 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। धोनी ने 102 मीटर लंबा छक्का लगाया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इस पारी के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। इस छक्के के साथ ही सबसे लंबा छक्का लगाने के मामले में धोनी इस साल चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं इस सीजन में पहला स्थान निकोलस पूरन ने अपने नाम दर्ज किया है। उन्होंने 106 मीटर लंबा छक्का लगाया था।
तानाजी, केदारनाथ समेत कई फिल्मों का होगा दोबारा प्रसारण। कोरोना के कारण बंद हुए सिनेमाघरों को दोबारा से खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद अब देश भर के सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि नए प्रोटोकॉल के अनुसार खोले जा रहे सिनेमाघरों में 50% सीटों के लिए ही टिकट बिक्री की अनुमति दी गई है। ऐसे में बॉलीवुड की कई फिल्मों को दोबारा रिलीज किया जा रहा है। यह जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। तरन आदर्श ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि थिएटर के खुलने के बाद इस हफ्ते तानाजी, शुभमंगल, ज्यादा सावधान, केदारनाथ और थप्पड़ जैसी कई फिल्मों को दोबारा रिलीज किया जा रहा है। एप्पल आईफोन 12 सीरीज भारत में हुई लॉन्च। एप्पल की मोस्ट अवेटेड आईफोन 12 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एप्पल के इस नए सीरीज ने कंपनी ने 4 आईफोन को लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसके तहत कंपनी 2 स्मार्टफोन आईफोन 12 सीरीज में लॉन्च होंगी और वही आईफोन 12 प्रो में 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार आईफोन 12 मिनी की स्क्रीन 5.1 इंच के साथ लॉन्च की गई है, जिसकी कीमत फिलहाल 51,000 बताई गई है। इसके अलावा 6.1 इंच की वेरिएंट की कीमत 58,300 रुपए बताई गई। आपको बता दें, दोनों ही वेरिएंट में डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,600 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,600 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.77 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 75.10 रुपए प्रति लीटर था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कमलेश्वर भगत, रणधीर कुमार पासवान, ऋतिक राज, मनीष कुमार, ओम प्रकाश यादव, रजनीश कुमार, सुकेश कुमार, मुकेश शर्मा, पवन कुमार, राजकुमार केसरी, पवन कुमार, असलम राज, विकेश राय, रंजन कुमार, धनराज कुमार यादव, सोनू कुमार यादव, सुधीर कुमार मंडल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोरोना के वर्तमान परिस्थिति में कौन कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिनका पालन करना अभी भी बेहद जरूरी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।